दोस्तों नमस्कार। आज दूसरा एपिसोड है हमारा केवीएस इंटरव्यू श्रृंखला को लेकर। नॉर्मली दुनिया भर के वीडियो चल रहे हैं कि केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन आप लोग कैसे करें, क्या आपको किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये अलग अलग सवाल हैं, अपनी सुलभता के अकॉर्डिंग ये चीज़ें तय करें। बाकी इंटरव्यू मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ठीक है, आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट है। आप कैसे बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, इस चीज को जांचने का एक तरीका है। आप कितने विनम्र हैं, आप कितने आप में पेशन है, किसी चीज को समझने और समझाने का आपके अंदर एक बेहतर स्किल क्या है। क्या आप केवीएस केडर के लिए वास्तव में योग्य हैं? क्या केवीएस कल्चर के अकॉर्डिंग आप ढल पाएंगे? क्या केवीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप बेहतर टीचर साबित हो पाएंगे? इन सबको एक जांचने का तरीका है इंटरव्यू। ये जो चार व्यक्ति आप लोगों के सामने बैठेंगे, वो आपको इस आधार पे जज करेंगे, क्या वास्तव में इस प्रोफेशन को आप यूं चाह के आए हो, या एक आपको लगा कि और कोई ऑप्शन नहीं था सर, तब मैं इसमें आ गया। तो ये सब जजमेंट किए जाएंगे आपके बारे में। तो आपको अपना वो बेहतर रूप दिखाना है। आपने रिटर्न में क्या किया है, कितना अच्छा किया है, नॉर्मली आपको कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन यहां चार व्यक्ति जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, जो आपसे चाहेंगे कि आपका एक शिक्षक के रूप में संपूर्ण व्यक्तित्व सामने आए। बड़ा सवाल होता आप लोगों का कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं तो हिंदी में अच्छा महसूस करता हूं, तो क्या इंग्लिश में मैं जवाब दे पाऊंगा? दो चीजें होती हैं। केवीएस का जो पैनल है वो आपसे ये चाहता है कि आपको इतनी इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, इंग्लिश के कुछ वर्ड टर्मिनोलॉजी जरूर आपको आनी चाहिए। आप जो वो इंग्लिश में कोई चीज पूछ रहे हैं तो वो आपके समझ में आनी चाहिए, और कुछ चीजों को आप डिफाइन कर पाए। कोशिश करें, इस बात से कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि सहज हिंदी में है, इंग्लिश में उन्होंने प्रश्न पूछा, उसमें कुछ वर्ड इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए, और बाकी यदि आपको लगता है कि मुझे कोई लाइन बहुत बेहतर तरीके से बोलनी है लेकिन मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता, तो आप हिंदी में बताने का प्रयास करें, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अभी आप इंग्लिश में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो एक आपका प्लस पॉइंट होता है। वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं और आप केवल हिंदी में जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज होगी कि आप क्या इंग्लिश आपको आती नहीं है क्या? और आज आपको कहीं ना कहीं बाईलिंगुअल होना बहुत जरूरी हो गया है। आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, आपको बोलने के लेवल पे, और आपको मतलब अभिव्यक्ति के लेवल पे, कि आप अगलों की भाषा समझ पाएं, बच्चों को अपने चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएं। तो थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, सब चीज़ें हो जाएंगी, याद रखना। मैंने पहले भी कहा कि मेरिट में जो बच्चे इतना स्कोर कर पा रहे हैं, उनको अपने घर पे या जहां भी उनको संभव हो पा रहा है, आपकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और कोशिश करें कि इसमें 2 या 3 मॉक इंटरव्यू दे लें। मॉक इंटरव्यू देने से क्या होगा कि आप खुल जाएंगे कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरी जो गलतियां रही हैं, पहले मॉक इंटरव्यू में नोट करें कि आपने कहाँ गलती की। आपका बैठने का स्टाइल ठीक था, आपका बोलने का, आप क्या आई कांटेक्ट कर पा रहे थे, आप जब डेमो टीचिंग के लिए बोर्ड पे खड़े हुए उस समय आपकी स्टाइल क्या थी, आपके हैंड्स कहाँ थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को आप नोट करें, और अगले मॉक इंटरव्यू में कोशिश करें कि उसको इंप्रूव करें। और थर्ड जो मॉक इंटरव्यू दें उसमें कंप्लीटली अपना सर्वोच्च रूप प्रदर्शित करें कि रियल में ये आपका सबसे इफेक्टिव रूप रहेगा। नॉर्मली आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं स्पेशली उन पर्सनों को लेकर जो केवीएस इंटरव्यू के दौरान या कोई भी शिक्षक भर्ती का इंटरव्यू होता है, उसमें नॉर्मली ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं, क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं, वो केवीएस अभ्यर्थियों के माध्यम से लिए हैं। जो मेरे स्टूडेंट केवीएस केडर में फिलहाल जॉब कर रहे हैं, उनके माध्यम से मैंने इन प्रश्नों को लिया है, और इसके माध्यम से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने लेवल पे अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें, और इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें वो स्पेशली आपको रखना है। पहले मैंने कहा है कि अपना ड्रेस कोड आपको बहुत सिंपल सा रखना है, जो मैंने आपको पहले वाले इंटरव्यू में बताया था, ठीक है। वो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट हो सकती है, वो ब्लू शर्ट नेवी ब्लू पैंट हो सकती है। लड़कियों के लिए साड़ी या सलवार सूट जो बहुत सिंपल और सोबर हो, जिसमें आप बहुत सहज महसूस करें, वो आप सिलवा सकते हैं, जो रियल में बहुत अच्छे रैंक के साथ हैं। जिन बच्चों को लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो बाद में सिलवा लीजिएगा, बट एकदम सिंपल सोबर इस चीज़ में रहना है। नॉर्मली जो मैं इसमें देख पाता हूँ, या पहला जो प्रश्न आप लोगों से होता है इंटरव्यू पैनल द्वारा, वो एक प्रश्न ही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप के बारे में बताएं। आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है, आपसे इंग्लिश में पूछा जा सकता है। जब इंग्लिश में पूछा जाए प्रश्न कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप कोशिश ये करें
कि इंग्लिश में 5 या 4 लाइनें आप याद कर लें और अभी से अभ्यास कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर माय नेम इज ये, ठीक है, मैं बिलोंग यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरी यदि आप वर्किंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कई बच्चे हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, मान लीजिए वो बैंक सर्विस में कर रहा है या पब्लिक स्कूल में, वैसे ही प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा है, या मान लीजिए वो नवोदय के अंतर्गत है, तो उसको उसका उल्लेख करना है और ये इंट्रोडक्शन में ही करना है। वो आपका जो पहला पर्सन होगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसमें आपको लगभग ये आप मान के चलिए कि आपको 50 सेकंड के आसपास बोलना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं है। तो एक लिमिटेशन तय कर लें कि मुझे 50 सेकंड के अंतर्गत अपने आप को बताना है और आप यहाँ क्या बताओगे उसी पे तुम्हारा इंटरव्यू डिपेंड करेगा। यानी यहां से आपसे क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएंगे कि आपने मान लीजिए बता दिया कि सर माय नेम इज ये, ठीक है, आई बिलोंग टू राजस्थान, जगह का नाम, एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन जवाहर नवोदय विद्यालय, यहाँ पे जहाँ भी हूँ मैं, ठीक है। आई हैव डन ग्रेजुएशन और फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, जब भी मैंने जहाँ से किया है, ठीक है। मैंने यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप उसका भी उल्लेख करें, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि 10वीं का भी उल्लेख कर रहे हैं, 12वीं का उल्लेख कर रहे हैं, नहीं। आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड या एमएड आपने कर रखा है, उनका उल्लेख करें। अभी फिलहाल आप वर्किंग कहाँ कर रहे हैं उसका आप जरूर उल्लेख करें। वो आपका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, बस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आप नवोदय विद्यालय का उल्लेख कर रहे हैं कि मैं सर भी फिलहाल वर्किंग नवोदय में कर रहा हूँ, तो आपसे वो क्रॉस पर्सन पूछेंगे कि भाई नवोदय में आप कर रहे हो तो फिर आप केवीएस में क्यों आना चाहते हो। और ये पर्सन तो नॉर्मली आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपसे पूछेंगे आप केवीएस में क्यों आना चाहते हो, केवीएस में ऐसा क्या है कि आपको यहाँ आना चाहिए, क्या बेटर आपको लगता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। अभी आप पब्लिक स्कूल में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर रहे हैं, तो आप होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर रहे हैं, फिर आप केवीएस में क्यों आना चाहते हैं। यहाँ तो आपको पूरे भारत भर में कहीं भी भेजा जा सकता है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं मेंटली, फिजिकली। तो ये पर्सन भी आपसे हो सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि मेरे से क्रॉस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और उनका मुझे बेहतर जवाब क्या देना है। तो मैंने कहा कि जो पहला पर्सन है आपका इंट्रोडक्शन वाला, उसमें आपको 40 से 50 सेकंड बोलना है और उसमें 4 चीजों को स्पेशली, माय नेम, आई एम बिलोंग टू, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। मेरी यदि आप वर्किंग कर रहे हैं तो आप वर्किंग जहां भी कर रहे हैं उसका नाम देना आपको। आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड जो प्रशैक्षणिक योग्यता है उनके बारे में आपको बताना है। और एक लास्ट बिंदु इसमें हॉबीज का जोड़ना है कि माई हॉबीज जो है वो टीचिंग है या प्लेइंग बैडमिंटन है, जो भी है, रीडिंग बुक्स है, उसके बारे में बताना है। हॉबीज वही बतानी है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। टीचिंग को इसलिए शामिल करना है क्योंकि आप जब एक टीचर बनना जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इसको जोड़ना है, क्योंकि यहां से प्रश्न पुटअप किए जाएंगे। तो 2 हॉबीज बताएं आप, मेरी जो राय है आप लोगों को। एक आप बताएं कि मैं टीचिंग मेरी हॉबीज है, ठीक है। और दूसरी हॉबीज मेरी कोई प्ले के बारे में हो सकती है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, जो भी है, ठीक है। या रीडिंग बुक्स हो सकती है, बागवानी हो सकती है। अब जैसे आपने बता दिया, पहला प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अब दूसरा प्रश्न यहां से क्या निकलेगा आपके सामने, उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे चलिए ठीक है कि आपने ग्रेजुएशन इस समय किया लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 4 साल बाद किया, ये इतना डिफरेंस, ये इतना अंतराल क्यों आया। इस अंतराल के आने के पीछे क्या कारण हो सकता है। आपने ग्रेजुएशन यहां से किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का सिटी चेंज हो गया, उसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके माइंड में रखना है कि इसका क्यों है। ऐसा नहीं कि उस समय प्रश्न पूछा गया और आप घबरा जाए, सर वो तो ऐसे, मतलब एक अच्छा ऑप्शन होना चाहिए कि आप बेहतर तरीके से उसको समझा पाए। आपकी ग्रेजुएशन में बहुत कम परसेंटेज थी और पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी परसेंटेज थी, उसका रीजन भी वो लोग पूछ सकते हैं। आपने मान लीजिए कि बीएससी किया था और उसके बाद आपने एमए जो किया वो हिस्ट्री से कर लिया, तो ये पर्सन जो आप पुटअप किया सकता है कि आपको तो केमिस्ट्री, फिजिक्स इनसे करना चाहिए था, आपने हिस्ट्री से क्यों किया, ह्यूमैनिटीज में आप क्यों आए। तो आपको उसका लॉजिक देना, ऐसा नहीं है कि सर वहां वैकेंसी नहीं आती हैं, इनमें पोस्टें अच्छी आती हैं हिस्ट्री में इसलिए मैं आ गया, नहीं। मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, मैं जानना चाहता हूं इसके माध्यम से कि क्या पूर्व घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं और अतीत के इतिहास से वर्तमान को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। ये मेरा एक इंटरेस्टिंग विषय है, इसलिए मैंने इसको चुना है। तो आपको अपने आप को इस बात को प्रूव करना है कि रियल में मैं इस चीज को चाहता था, इसलिए मैंने इस विषय को चुना है। तो इसके लिए तैयार रहना है। दूसरा पर्सन नॉर्मली यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपने कहा कि आई एम बिलोंग टू भरतपुर बताया, आपने बिलोंग टू झुंझुनू बताया, आपने बिलोंग टू इंदौर बताया, आपने बिलोंग टू रांची बताया, आपने बिलोंग टू पटियाला बताया, आपने बिलोंग टू चंडीगढ़ बताया। तो आपने जहां का बताया है उस जगह के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चलिए टेल मी समथिंग अबाउट चंडीगढ़, टेल मी समथिंग अबाउट झुंझुनू राजस्थान, टेल मी समथिंग अबाउट भरतपुर राजस्थान।
टेल मी समथिंग अबाउट नालंदा बिहार। तो आपसे उस जगह के बारे में पूछा जाएगा। तो अब आपको जब उस जगह के बारे में आपको पहले से माइंड में तैयार करके ले जाना है कि मुझे मेरी जगह के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो वहां आपको क्या बताना है, उस जगह का नाम ये क्यों पड़ा, ये आपके बारे में दिमाग में होना चाहिए। याद रखना कि जैसे मान लीजिए मैं भरतपुर के बारे में बता रहा हूँ, तो सर भरतपुर इज आल्सो नॉन एज एवरी ईस्टर्न गेटवे ऑफ राजस्थान। तो आपके दिमाग में होना चाहिए, मतलब एक भाषाबद्ध लयबद्ध तरीके से, कि उसकी पहचान किस लिए जान जाती है, नालंदा किस लिए जाना जाता है, चंडीगढ़ किसके लिए जाना जाता है, फिर उसकी स्थापना कब हुई, और फिर वहां की ऐसी कौन सी चीजें हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो कल्चरल हो, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ऐसी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे वो पूरे भारत भर में अपनी एक आइडेंटिटी रखता है। तो ये आपको 4 से 5 लाइनों में उस जगह के बारे में बताना है। वहां के 3 से 4 पैलेस के बारे में आप बता सकते हैं, इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं, और जो भी आप मान लीजिए ज्योग्राफी से आप पीजीटी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि चलो अब हमें वहां का जो एरिया है उसके बारे में बताइए, ठीक है, सेक्स रेटियो बताइए वहां के बारे में, ठीक है। वो तो आपको पूरा पता भी होना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र वहां का कैसा है। ज्योग्राफी में आप हिस्ट्री के पीजीटी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहिए वहां ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि बयाना वहां का प्रसिद्ध था, बयाना का संबंध किस युद्ध से था। ये चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। मतलब आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वहाँ की ऐसी चीज़ें जो हाल में चर्चित रही हैं, या मान लीजिए पूरे भारत भर में चर्चित हैं, वो लोग आपसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। यदि मान लीजिए आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वहाँ की उस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब आप अपडेट नहीं हैं। और यदि आप अपडेट नहीं हैं, तो क्या केवीएस के साथ आप जज कर पाएंगे, क्या उन बच्चों के साथ जज कर पाएंगे? क्योंकि गुड टीचर हमेशा समसामयिक होता है, वो अपडेट होता है, उसको अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, इन सब का अपने, क्योंकि इनका उद्देश्य केवीएस का यदि आप उद्देश्य पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे भारतीयता का ज्ञान, भारत की एकता को बढ़ावा देना। तो ये आपको पता होना चाहिए इंडियन कल्चर रियल में है क्या, वहां का आपको ऐतिहासिक महत्व आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें, ठीक है। उसके बाद आपके इंट्रोडक्शन योरसेल्फ से ही आपसे चौथा पर्सन क्रॉस जो पूछा जा सकता है, वो हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हॉबीज में जैसे मान लीजिए आपने 2 हॉबीज बताई, मेरी टीचिंग है और बैडमिंटन बता दिया, या रीडिंग बुक्स बता दिया, ठीक है, या बागवानी बता दिया, तो आपसे पहला पर्सन, ये यदि आपने हॉबीज नहीं भी बताया है तो भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि व्हाट इज ए टीचिंग, शिक्षण क्या है। अब टीचिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। अब टीचिंग क्या है, तो आप टीचिंग को 2 या 3 लाइनों में कंप्लीट टीचिंग को बताइए, ठीक है। जैसे सीखना, मैं एक भाषा बता रहा हूं जो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में आप इसको अनुवाद कर लीजिएगा। सीखना वो प्रेरित करने के उद्देश्य से क्रियाओं की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना होता है। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है शिक्षण की, टीचिंग की। अब इसको इंग्लिश में भी आप बता सकते हैं, हिंदी बता सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें 2-3 लाइनें जोड़ सकते हैं। शिक्षा एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया है, जो शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम के मध्य चलने वाली एक 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। मतलब एक आप जोड़ सकते हैं, आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपसे पूछ ले कि 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे मानेंगे टीचिंग को, टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए या टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। ये सब चीजें आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको प्रिपेयर करना है कि जब मैं टीचिंग की डेफिनेशन दे रहा हूं तो बेस्ट डेफिनेशन मैंने दी, ठीक है। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि टीचिंग क्या है, ठीक है ना। तो टीचिंग में 2 वे क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस कैसे है, टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड, आज टीचिंग की बात अपन क्यों करते हैं, और क्या टीचिंग आपके अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड ही होना चाहिए क्या, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, आज बालक शिक्षा का, शिक्षण का मुख्य केंद्र क्यों होना चाहिए। तो ये चीजें आपको बतानी है कि आज बालक क्यों होनी चाहिए। तो वहां आप साइकोलॉजिकल अप्रोच बताएं कि आज मनोविज्ञान के अनुसार बालक शिक्षा का मूल केंद्र है। बालक की जब तक रुचियों को, इच्छाओं को, मूल प्रवृत्तियों को अपने स्थान नहीं देंगे, तब तक वो शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप कैसे भी एक अच्छे तरीके से, क्योंकि वही चीजें आपसे आगे आने वाले प्रश्न बनेंगे, तो टीचिंग के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको तैयार कर लें आप। व्हाट इज ए टीचिंग, एक टीचिंग की बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, टीचिंग के एक उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इसको आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा, आपकी हॉबी जो बताई मैंने, जैसे मान लीजिए आपने बैडमिंटन बताई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैडमिंटन का कोई टॉप प्लेयर आज भारत का, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां का कोई प्लेयर निकला है। यदि आप रीडिंग बुक्स आप बता रहे हो तो आप रीडिंग बुक्स बता दिया ऐसा नहीं होगा। आपसे पुस्तक पूछेंगे, कौन सी पुस्तक हाल में आपने पढ़ी है, उसका कौन सा करेक्टर जो आपको बहुत प्रभावित करता है।
तो वो 2 या रीडिंग बुक्स बता रहे हो तो आपको ऐसे 2-3 बुक्स, 2-3 उपन्यास ऐसे होने चाहिए जिनका बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। यानी जो भी चीज़ बता रहे हो उसके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। चौथा प्रश्न आपसे ये अमूमन पूछा जाता है केवीएस इंटरव्यू के दौरान, व्हाट डू यू वांट टू जॉइन केवीएस? आप केवीएस को क्यों जॉइन करना चाहते हैं? बताएं। ये केवीएस में क्यों आना चाहते हैं आप? तो उस समय आपको बताना है और एक ऐसा लगना चाहिए कि रियल में तुम सच बोल रहे हो। ऐसा नहीं है कि झूठ बड़ाई कर रहे हो केवीएस की, नहीं, रियल में लगना चाहिए। एक तो आप ही बता दें सर केवीएस क्या, मैं तो कुछ भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हूं, इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं। ये बकवास मतलब अजीब सा आंसर है। ये आपके पूरे इफेक्ट को खत्म कर देगा। आप इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं, सर इट इज माई ड्रीम टू वर्क विथ केवीएस। आप वहां केवीएस कल्चर के बारे में बता सकते हैं कि सर मेरा उद्देश्य है भारत की विविधता एकता को जानना। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे भारत के कोने कोने में कैसे कैसे लोग हैं, वहां एजुकेशन का स्तर कैसा, और केवीएस मुझे वो मौका देगा। केवीएस मुझे भारत के कोने कोने में ऐसे ऐसे एरिया में जहां एजुकेशन बहुत पिछड़ी हुई है वहां जाने का भी मौका मिलेगा। मैं पूरे भारत की विविधता एकता को जान पाऊंगा, भारत की पूरी संस्कृति को जान पाऊंगा। अब ये एक बेस्ट आंसर हो सकता है आपका, इसलिए मैं केवीएस को ज्वाइन करना चाहता हूं। केवीएस एक सेंट्रल सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक निश्चित रूप से सेंटर सरकार का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी समाज में एक अलग रेस्पेक्ट होती है। आप उसके ऊपर ये भी बता सकते हो कि सर स्टेबिलिटी मान लो, यहाँ ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, मैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग लेवल के बच्चों से मैं मिल पाऊंगा। तो आप इसको इस रूप में करिए कि रियल में मेरा पैशन है केवीएस, मेरा ड्रीम है केवीएस, ऐसा लगना चाहिए वहां पे। व्हाट इज ए क्वालिफिकेशन ऑफ गुड टीचर? ये प्रश्न अमूमन लगभग केवीएस अभ्यर्थियों से पूछा जाता है कि एक गुड टीचर की में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो गुड टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं तो 2 या 4 क्वालिटीज आपको जरूर बतानी है जो केवीएस के ऑब्जेक्टिव के अनुसार हो। ऐसे नहीं कि आपने किताबी लैंग्वेज पढ़ के चले गए कि सर एक गुड टीचर सब्जेक्ट पे नॉलेज होना चाहिए, ये होना चाहिए। केवीएस क्या आपसे उम्मीदें करता है, तो स्पेशली केवीएस के अकॉर्डिंग जैसे मैं कुछ चीजें बताऊं आपको। लाइफ लॉन्ग लर्नर, ये वर्ड आपको जरूर यूज करना चाहिए। सदैव सीखने वाला, हमेशा एक विद्यार्थी के रूप में रहे, हमेशा उसे सीखना है, ठीक है। एडेप्टेबल, अनुकूलनशीलता बहुत गजब की उसमें, क्योंकि आज उसको दिल्ली में काम करना है, कल चंडीगढ़ में भी काम करना है, कल नागालैंड में भी काम करना है। तो एडेप्टेबल होना चाहिए वो, जैसी परिस्थिति हैं, जैसे माहौल हैं, उनके साथ वैसा ही वो बन जाए। तो ये एक नया वर्ड होगा एडेप्टेबल, आप बड़ा प्रभावित कर जाएगा अगले को कि हाँ ये वास्तव में, नॉर्मली इस वर्ड का यूज नहीं करेंगे वो, ठीक है। अपडेट होना चाहिए, समसामयिक होना चाहिए कि आज आईसीटी एजुकेशन की डिमांड है, समझ रहे हैं आप। आज पूरी एजुकेशन आईसीटी बेस हो गया है, तो एक टीचर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आईसीटी बेस अपडेट रहे, वो बच्चों को बताए नए परिवेश से, आज नई एजुकेशन हमें कहाँ क्या लेके जा रही है, उन सब चीजों को जोड़े वो, ठीक है। बाकी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए, एक गुड मोटिवेटर, एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए। मोटिवेशन बहुत जरूरी है आज बच्चों में, जैसे तनाव आ रहा है तो वहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि 10th और 12th के बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए आप पीजीटी के लिए दे रहे हैं, तो आज के बच्चों में तनाव बहुत ज्यादा आ रहा है, एंजाइटी बहुत आ रही है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है। आप बतौर टीचर कैसे बच्चों में एंजाइटी को दूर करेंगे? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये अप्लाइड क्वेश्चंस हैं जो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक बेहतर काउंसलर, एक बेहतर टीचर के रूप में उन बच्चों के साथ बिहेव कैसे करेंगे। तो आपको प्रिपेयर रहना है कि मैं बच्चों में एंजाइटी को दूर करने के लिए क्या करूंगा, एंजाइटी है क्या, फ्रस्ट्रेशन बच्चों में क्यों आता है, तो मुझे वहां जानना है कि सर मैं एंजाइटी को दूर इसलिए करूंगा, बच्चे के बारे में जानूंगा सर पहले, बच्चा चाहता क्या है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, पूरा बच्चे का फीडबैक केस स्टडी करूंगा, उसके आधार पे जानूंगा और उसके आधार पे उसको दूर करूंगा, उससे इंडिविजुअली बात करूंगा मैं, उसको एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट उसके आसपास डेवलप करने की कोशिश करूंगा कि तनाव, फ्रस्ट्रेशन ये कुछ भी नहीं है। तो एक आप ऐसा पर्सन जवाब दें कि एकदम से मतलब अगले को लगे कि यार रियल में इस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बना है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि बच्चा ऐसा करता है, आप क्या करेंगे। आप गुड टीचर बता रहे हैं, एडेप्टेबल की टीचर की बात कर रहे हैं, गुड नॉलेज की बात कर रहे हैं, मोटिवेटर की बात कर रहे हैं, एक अच्छे काउंसलर की बात कर रहे हैं आप।
तो ये आपको बताना है, मतलब एक गुड टीचर में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये प्रश्न अमूमन अच्छा पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लें। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी इसके बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं वो बना के शेयर कर दूंगा। टेल समथिंग अबाउट केवीएस, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सम कुछ केवीएस के बारे में कुछ बताइए। तो आपको बताना है केवीएस के बारे में कुछ बताइए, टेल समथिंग अबाउट केवीएस। तो आपको ये पता होना चाहिए केवीएस की स्थापना क्यों हुई, हमें पता होना चाहिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सैनिक अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम विकसित करने के उद्देश्य से, क्योंकि उनका ट्रांसफर होता रहता है। तो भारत के कोने कोने में ये ऐसे विद्यालय स्थापित किए गए। वर्तमान में कितने विद्यालय हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अपडेट हैं कि नहीं है। 1248 विद्यालय हैं, जिसमें 1245 भारत में और 3 विद्यालय भारत से बाहर भी हैं, मतलब केवल नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी हैं। वर्तमान में केवीएस का हेड क्वार्टर दिल्ली में है। केवीएस का लोगो क्या है, मैंने पीछे जो लगा रखा है, इस लोगो को जरूर बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि केवीएस का लोगो क्या है। ये लोगो आपको याद होना चाहिए, याद रखना। ये केवीएस का लोगो आपके याद होना चाहिए, इस लोगो को अच्छे से तैयार कर लें, याद रखना, ठीक है ना। लोगो को और इसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि जैसे कहां से लिया गया है, ईसो उपनिषद से लिया गया है, हे सूर्य ज्ञान रूपी पे छाए आवरण को हटाएं। तो इस प्रकार से मतलब आपको पूरा अर्थ पता होना चाहिए कि वे इसका लोगो क्या है, कि वे इसके वर्तमान कमिश्नर कौन निधि पांडे है, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब आपने बता दिया, जिक्र कर दिया अबाउट, मतलब टेल अबाउट समथिंग केवीएस आपने जैसे बताया, तो इसके बारे में आपको आपने पूरा नॉलेज बता दिया कि वर्तमान में इतने विद्यालय हैं, वर्तमान कमिश्नर ये हैं, हेडक्वार्टर दिल्ली है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित होने वाले विद्यालय हैं, जिसका उद्देश्य ये है और भारत की विविधता एकता भारतीयता को जिंदा बनाए रखना। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम विकसित करने के उद्देश्य से, तो ये सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं आप। और ये इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे कि आप इंग्लिश में भी इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये फिक्स से प्रश्न होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं, याद रखना। और ये लोगो जरूर तैयार कर लें, और इसका अर्थ कहाँ से लिया गया है, इस उपनिषद से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है ये पूरा आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू बिकम ए टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। एक बड़ा प्रश्न होता है कि आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं, आपने टीचिंग को ही क्यों चुना है। तो टीचिंग को क्यों चुना है, इसका नॉर्मली उत्तर तो आप लोगों का हो सकता है ये हो कि सर ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है और कोई, इसी समय ये वैकेंसी है इसलिए मैं टीचिंग को चुनना चाहता हूँ। नहीं, टीचिंग मेरा पैशन है सर, मेरा ड्रीम है। मुझे लगता है कि बचपन से मैंने देखा है सर। आप इसमें यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सर मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे, आप इस रूप में बता सकते हैं, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि मैं कौन हूं, मुझे अपने बारे में अपनी शक्तियों के बारे में बताया सर। तब मुझे लगने लगा था कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे आसपास के हर उस बच्चे को मैं एहसास करवाऊंगा कि तुम्हारी ताकत क्या है। क्योंकि एक टीचर ऐसा हो सकता है जो एक डॉक्टर बना सकता है, जो इंजीनियर बना सकता है, वो एक आर्किटेक्चर है, वो पूरे समाज को जागृत कर सकता है, वो पूरे समाज को संगठित कर सकता है, वो सही और गलत को बता सकता है। इन सब क्वालिटीज की वजह से मुझे लगा कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना चाहिए, और इसलिए मैंने टीचिंग को चुना है। तो इस रूप में बताएं आप अपने किसी आइडियल टीचर का उदाहरण दे सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है चलो आइडियल टीचर आपके वो क्यों हैं, तो आप बता सकते हो कि आइडियल इसलिए हैं। आपसे चलो आपके आइडियल कौन है, वैसे भारत की यदि राजनीति की बात की जाए, वैसे बात की जाए, तो आपने कहा एपीजे अब्दुल कलाम है, स्वामी विवेकानंद है, तो वो क्यों हैं, उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको बहुत प्रभावित करती हैं, और क्या आप उनसे क्या सीखेंगे और आप उनको अपने केवीएस में जाके कैसे अप्लाई करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक चीज और आपसे प्रश्न जो नॉर्मली पूछा गया है कि क्या ये चैलेंजिंग प्रोफेशन है, टीचिंग को क्या चैलेंजिंग प्रोफेशन मान सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, यस करना है, निश्चित चैलेंजिंग है। क्योंकि आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, भारत का भविष्य है, भारत की वो पीढ़ी है जिसको आपको दिशा देनी है। और आज के बच्चे जिनमें शवेंग इतने अनियंत्रित अवस्था में रहते हैं, जहां छोटी बातों के ऊपर बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, उस समय बड़ा चैलेंजिंग प्रोफेशन बन जाता है। तो चैलेंजिंग क्यों है और आप इससे कैसे डील करेंगे, आपको पता होना चाहिए। तो आपको मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जवाब देने हैं, ऐसा झलकना चाहिए कि आप बच्चों के लिए बने। एज ए टीचर बहुत फिट हैं केवीएस में, तो इसके लिए थोड़ा सा मेंटली तैयार कर लें अपने आप को। एक ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि जो शाई स्टूडेंट हैं, शर्मीले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, विद्यालय से मतलब ध्यान नहीं देने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत बातचीत करने वाले, क्लास में डिसिप्लिन को तोड़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, एक मूक बधिर बच्चा है, तो आप क्या करेंगे उस बच्चे के साथ। कैसे जो समावेशी शिक्षा है, उसकी जो अवधारणा है, जो इसका उद्देश्य है,
केवीएस का, उसकी अवधारणा को आप कैसे साकार कर पाएंगे जब आपकी क्लास में 4 बच्चे ऐसे हैं? तो आपको तैयार रहना है इस चीज़ के लिए कि मैं कैसे करूँगा, शर्मीले बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करूँगा, उसको विद्यालय की अदर अदर एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए प्रेरित करूँगा, उसकी व्यक्तिगत काउंसलिंग करूँगा, उसको सबसे स्कूल के फ्रंट में, क्लास में सबसे फ्रंट में बैठाऊँगा मैं। जिन बच्चों को कम सुनता है, कम दिखाई देता है, उनके साथ भी मैं ऐसा करूँगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? तो एक बेटर ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? उस बच्चे में जो हीनता का भाव है, वो शर्मीलापन क्यों आया? या बच्चा अपने आप को कमजोर क्यों मानता है? उस हीनता के भाव को मुझे दूर करना है। उसे एहसास करवाना है कि तुम कमजोर नहीं हो। चाहे उसके लिए मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़े। आप इतिहास का कोई संदर्भ भी इसमें ले सकते हैं। आप बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हैं कि नॉर्मली तो बच्चे रटे जवाब देंगे कि सर मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसे बढ़ा दूंगा। आप इसको एक अलग मोड में लेके जा सकते हो, इतिहास की कोई घटना में लेके जा सकते हो कि सर इतिहास में एक स्टूडेंट रहे लेकिन चाणक्य जैसे गुरु ने, मतलब इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हो। या आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहना आपको। केवीएस कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। केवीएस की स्थापना, उद्देश्य, यहाँ क्या क्या चीजें होती हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, कल्चर एक्टिविटीज के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए केवीएस जाना जाता है, उसको आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और एक एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी की बुक्स, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स चलती हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स मान लीजिए आप जिस लेवल की आप दे रहे हैं, पीआरटी दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं या पीजीटी दे रहे हैं, तो 11th और 12th की मान लो हिस्ट्री के टीचर हैं, मैथमेटिक्स टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, तो उन बुक्स के नाम, उनके लेशन के नाम आपको पता होना चाहिए और वो पूछ सकते हैं कि आपने लेशन पढ़ा है, उसमें क्या आपको है। तो इतना तो आपको प्रिपेयर रहना है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी नहीं होती है, बट एनसीईआरटी की उन क्लासों की जिसके आप टीचर बनने जा रहे हैं उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा बदला गया है, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या वो सही रहेगा? आपको पता होना चाहिए कि निश्चित रूप से बहुत सही है। कि भाषा के बारे में जो बात की गई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्या आप उससे सहमत हैं? जो मूल्यांकन के अंतर्गत बात की गई है, परख की जो बात की गई है, रचनात्मक मूल्यांकन की जो बात की गई है, क्या आपको लगता है कि इससे बड़े चेंजेस आएंगे? आप किस मूल्यांकन को बेटर मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो मूल्यांकन है, भाषा है, स्ट्रक्चर, ढांचा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है, पाठ्यक्रम की जो बात की गई है, इनके ऊपर आपको अपने विचार, आपको पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीजें ऐसे हैं और इनको मुझे जवाब देना है। और उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ये नॉर्मली आपका 10 से 15-20 मिनट का ये नॉर्मली प्रश्न उत्तर चलता रहेगा, आपसे क्रॉस प्रश्न किए जाएंगे, आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, याद रखना। उसके बाद आपसे डेमो टीचिंग होगी। अब डेमो टीचिंग जब आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो डेमो टीचिंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आपसे हो सकता है कि आपको टॉपिक दे दिया जाए कि चलिए आप 11th क्लास का ये चैप्टर पढ़ाइए या 5वीं क्लास का चैप्टर पढ़ाइए। हिंदी इंग्लिश के हैं तो आपको पोइम स्पेशली याद होनी चाहिए, या नॉर्मली होगा कि चलो आप अपने पसंद का कोई भी टॉपिक पढ़ाइए। मतलब उनका उद्देश्य ये है कि आप उस टॉपिक के बारे में आपका पढ़ाने का नॉलेज नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि आपको क्या वास्तव में एक पढ़ाने का स्किल है क्या। तो आप जब पढ़ा रहे हैं तो जैसे आप खड़े हुए, ठीक है ना, तो आपका ऐसा नहीं कि आप की नजरें दीवार पे हैं, सामने आपके पास पैनल बैठा हुआ है, आप उनसे नजर नहीं मिला पा रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, मतलब आपका टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। आपको जैसे कहा जाए कि एक टॉपिक पढ़ाएं तो आप हड़बड़ा गए, तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मैंने पढ़ाई नहीं है, मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। उस समय नहीं लगना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो। जैसे उन्होंने बोला तो एक चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ, यस मैम, यस सर। आपने जैसे ही मार्कर को लिया, ठीक है, मार्कर होगा, व्हाइट बोर्ड होगा आपके पास, तो व्हाइट बोर्ड आपके पास है, मार्कर आपने लिया, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि जैसे आपने डेट लिखी, ठीक है, और उसके बाद टॉपिक लिख सकते हैं, और टॉपिक बिना लिखे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी टॉपिक देते हैं तो 2 या 4 मिनट का होता है, आपको मतलब उनको चेक करना है कि रियल में आपका क्या है। तो आई कांटेक्ट, मतलब आपको ये समझना है कि वो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, और मैं एक टीचर हूं, बस मुझे अपने आप को इनको पढ़ाना है। तो उस समय शुरुआत करें तो बहुत गजब तरीके से होनी चाहिए। और हमेशा याद रखना, जो पीजीटी का बच्चा इंटरव्यू दे रहा है उसको इस रूप में देना है कि एक ऐसा लगे टॉपिक के बाद में आए, वो टॉपिक को जब पढ़ा रहा है तो पहले वो शुरुआत ऐसी करे कि मान लीजिए इतिहास का कोई टॉपिक पढ़ाना जा रहा है उसको, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाना है, तो शुरुआत ऐसे करे, मैं भारत के इतिहास की ऐसी कहानी से आज तुम लोगों को अवगत कराऊंगा। भारतीय इतिहास के उस अध्याय की एक शुरुआत जहां से भारत के पहले केंद्रीय के साम्राज्य की शुरुआत होती है, भारत के इतिहास का एक अनोखा अध्याय जिसमें गुरु जिसका अपमान हुआ और वो अखंड भारत का निर्माण लेके चलता है,
जहां गुरु संकल्पित होकर एक ऐसे विद्यार्थी को उसकी सर्वांगीण अवधारणाओं से परिचित करवाकर उसे एहसास करवाता है कि तुम्हारे अंदर की ताकत क्या है। उसी इतिहास के बारे में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम पढ़ने मतलब एक कहानी के रूप में शुरुआत करें। मैं बात कर रहा हूं भारत के इतिहास के एक ऐसे महान शासक की। मैं बात कर रहा हूं भारत के इतिहास के एक ऐसे शासक की जिसने युद्ध के चरम पर हिंसा के स्थान पर हिंसा को चुन लिया। मैं बात कर रहा हूं भारतीय इतिहास के उस शासक की जिसने कहा कि पूरा वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा क्या है। मतलब ऐसा बोलो शुरुआत में कि वो सुनने के लिए आतुर हो जाएं कि ये आगे बोलेगा क्या। एक आप खड़े हुए जीप से, ठीक है, पेन लिया तो पेन पकड़ा नहीं जा रहा, हाथ कांप रहा है, ठीक है, डेट याद ही नहीं है आपको, इतना प्रेशर आ गया कि डेट जो लिखनी थी आपसे डेट नहीं लिखी जा रही है। यार डेट कौन सी थी, अब बता, ये प्रेशर है। टॉपिक का नाम आपसे नहीं लिखा जा रहा। तो एक इंट्रोडक्शन ऐसा दें, वो उदाहरण के माध्यम से दे सकते हैं, वो कहानी के माध्यम से दे सकते हैं। शुरुआत ऐसी करें कि 1 मिनट तो आप यूं बोलते रह गए कि आपका पैनल आपको देखेगा, यार क्या पढ़ा रहा है, क्या एक्सप्रेशन है। आपके दोनों हाथों का इस्तेमाल होना चाहिए, आपके हाथ हिलने चाहिए। जिससे मैं बोलता हूं ये भारत के इतिहास के महान शासक, आज अशोक के धम्म की बात करूंगा। धम्म जो नीति नियम और संहिता की बात करता है। आप गणित पढ़ा रहे हैं तो आप जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं, मैं भारत के इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति रामानुजन की बात करूंगा जिन्होंने पहली बार विश्व को दिखाया। तो जो कैरेक्टर को ले रहे हो आप, जिस टॉपिक को ले रहे हो, जिस चैप्टर को ले रहे हो, मतलब फील आना चाहिए। तो आपके हाथ हिलने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी लगनी चाहिए, आपका उद्दीपन परिवर्तन होना चाहिए। ये होता है ना, ऐसे खड़े हो गए, हाथ दोनों जेब में डाल रखे, नहीं, कभी भी नहीं डालना है यूं एकदम से। आप हिल सकते हैं, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके डिलीवर जब आप कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट उनसे होना चाहिए। टॉपिक लिखने के बाद आपने लिखना शुरू किया। अब इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आप मानचित्र का प्रयोग करें, आप गणित साइंस के स्टूडेंट हो डायग्राम्स को प्रयोग करें। जितना इफेक्टिव आप बोर्ड का प्रयोग, आपको दिखाना है कि मैं बोर्ड का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकता हूं, मेरे बोलना कम्युनिकेशन स्किल बहुत गजब का है, डिलीवर प्रेजेंटेशन बहुत गजब का है, मैं पर्सन आंसर भी कर सकता हूं, मैं कहानी उदाहरण बहुत गजब के देता हूं। यही इफेक्टिव डेमो टीचिंग होता है। तो इसका थोड़ा सा अपने घर पे अभ्यास करें। टॉपिक लिखना है, डेट कैसे लिखनी है, पढ़ा रहा हूं तो मैं इंट्रोडक्शन टॉपिक का कैसे दे रहा हूं, इसको 2 या 4 टॉपिक ऐसे तैयार कर लीजिए। आपका इंटरव्यू इतना शानदार होगा, आप खुद कहोगे कि सर रियल में ऐसा लगा कि मैं हावी हूं। आप जैसे चाहते हो इंटरव्यू को वैसे मोड़ सकते हैं, तुम्हारे अंदर ताकत है, याद रखना। तो ये आज का सेशन था। उम्मीद करता हूं इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और भी इन चीजों को लेकर जो मुझे लगेगा कि इन बारीकियों के बारे में आपको जानना चाहिए, इसको लेकर मैं और भी सेशन करूंगा। कोशिश रहेगा कि जयपुर और सीकर में कुछ बच्चों के मॉक इंटरव्यू, जो बच्चे योग्य हैं उन बच्चों के मैं मॉक इंटरव्यू भी करूं ताकि उनको और हेल्प मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।